तो अब हम डिस्कस करेंगे इस्केमिक हार्ट डिसीज विच इज IHD, इस्केमिक हार्ट डिसीज एंड MI। ठीक है, तो दीज आर टू टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हार्ट फेल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव टॉपिक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो जैसे ही हमारा हार्ट है, तो इसमें क्या क्या हो गया? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में कार्डाइटिस में हमने देखा था कि अगर मिट्रल वॉल्व का स्टिनोसिस हो जाए या फिर मतलब वो रिगर्जिटेशन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, तो वो एक चीज देखने को मिलती है जिसके हमने वो भी देखे कि क्या क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हार्ट फेल में क्या हो रहा है कि जो वीनस ब्लड है वो बेसिकली आएगा राइट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वीनस ब्लड आएगा, वीनस ब्लड एंटर करेगा और जो इसके बाद राइट वेंट्रिकल से निकलेगा आगे और वो सप्लाई करेगा बेसिकली लंग्स को। ठीक है, ये सप्लाई होगी लंग्स के अंदर और लंग्स से साफ खून जाएगा किसमें? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, दिस इज द फ्लो। अब अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट साइड की वजह से हार्ट फेल हुआ है, लेफ्ट साइड प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ये ब्लड आ रहा है इसके अंदर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब अब नहीं आ पाएगा और ये वापस बैक फ्लो हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें मतलब प्रॉब्लम किसको आएगी? लंग को आएगी, क्योंकि वापस लंग को भेजा जा रहा है खून। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो यहाँ पे अफेक्ट होता है वो होता है लंग। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन मतलब लंग्स में कंजेशन देखी जा रही है। कंजेशन का मतलब होता है ब्लड में एडिमा या फ्लूइड इकट्ठा होना। ठीक है, तो वो लंग्स के में देखा जाएगा हमें पल्मोनरी कंजेशन। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है हाइपरटेंशन। अगर कोई हाइपरटेंशन मतलब किसी को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में उसको लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट कंजेशन लंग्स में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा और देखते हैं। रेडियोलॉजी में अगर हम देखते हैं इसको, रेडियोलॉजी में अगर हम इसको देखते हैं तो वहाँ पे हमको करले लाइंस दिखती है। ठीक है, करले लाइंस देखने को मिलती है। और ग्रॉस देखते हैं अगर हम इसको, ठीक है, तो हमें वेट बॉगी लंग्स दिखते हैं, वेट बॉगी लंग्स। ठीक है, क्योंकि खून वापिस आ रहा है सारा, तो वेट बॉगी लंग्स दिखते हैं पूरे दिन तक। ठीक है, उसमें क्या होता है? मैक्रोफेजेस होते हैं जिन्होंने एनगल्फ किया होता है, मैक्रोफेजेस एनगल्फ्ड हीमोसिड्रिन। ठीक है, हीमोसिड्रिन जो कि लंग्स में मिलता है। ठीक है, वहां पे मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर रखा है हीमोसिड्रिन को, जिसकी वजह से वैट बॉगी लंग्स देखने को मिल रहे हैं। और हीमोसिड्रिन के लिए स्टेन होता है, स्पेशल स्टेन होता है, विच इज पर्ल स्टेन। पर्ल स्टेन या हम इसे कह सकते हैं प्रूशियन, प्रूशियन ब्लू स्टेन। ठीक है, प्रूशियन ब्लू स्टेन या फिर पर्ल स्टेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट साइड हार्ट फेल। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेल में क्या होगा? मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो यहाँ पे अफेक्ट है वो लंग्स है, क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन शो करेगा। लंग्स में एडिमा, फ्लूइड फिल्ड होना, दैट इज कंजेशन। मोस्ट कॉमन कॉज इसका हाइपरटेंशन है। रेडियोलॉजी में से कर्लेज लाइंस दिखती है हमको। क्रॉस वेट बॉगी लंग माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो हार्ट फेलियर सेल्स दिखते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स। ठीक है, देखने को मिलते हैं कहाँ पे? हार्ट फेल किया,
हार्ट फेलियर सेल्स देखने को कहाँ मिलेंगे? इन लंग्स, क्योंकि खून वापस आ रहा है। तो हार्ट फेल के सेल्स जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगे? लंग्स में देखने को मिलेंगे। और वो होता क्या है, मैक्रोफेज ने ह्यूमोसिट्रिन को इंगल्फ कर लिया, जो कि लंग्स में देखने को मिलेगा अंदर। इसके लिए स्टेनिंग की जाती है, स्पेशल स्टेन डाला जाता है, पल्स स्टेन या फिर प्रूशियन ब्लू स्टेन। ठीक है, दिस इज लेफ्ट वाला। अब अगर राइट वाला फेल होता है तो जो राइट वाला है वो वीनस ब्लड लेके आ रहा है, करेक्ट। और अगर ये वापस भेज देता है तो सबसे ज्यादा ऑर्गन जो अफेक्ट होते हैं, वीनस ब्लड सबसे ज्यादा आ रहा होता है कहाँ कहाँ से? लीवर और स्प्लीन से। अब राइट साइड वाला देख लेते हैं। राइट साइड हार्ट फेल, तो सबसे यह हमें देखने को मिलेगा लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। एक सेकंड। तो क्या, लीवर एंड स्प्लीन क्या देखने को मिलेगा? क्रॉनिक वीनस कंजेशन, इसको पूलिंग भी कहते हैं। ठीक है, पूलिंग कहाँ? लीवर और स्प्लीन के अंदर। तो लीवर में क्या देखने को मिलेगा? नटमैग लिवर, ठीक है। डार्क और लाइट एरियाज दिखेंगे, ठीक है। नटमैग एक दाल, एक स्पाइस होती है, तो उस जैसे। और स्प्लीन में हमको गामा गैंडी गामा गैंडी बॉडीज देखने को मिलते हैं। तो दिस इज राइट साइड वीनस कंजेशन, क्रोनिक वीनस कंजेशन या फिर क्रोनिक वीनस पूलिंग। लिवर में नटमैग लिवर देखने को मिलेगा, और स्प्लीन में गामा एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। अब गामा एंटीबॉडीज कैसे दिखते हैं? गामा एंटीबॉडीज बेसिकली होती है, हीमोसिट्रिन बहुत हाई होता है उसमें। हीमोसिट्रिन हाई होता है, कैल्शियम लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, और फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट एंड राइट साइड हार्ट फेल। तो लेफ्ट साइड में लंग्स अफेक्ट होंगे, राइट साइड में लिवर और स्प्लीन अफेक्ट होंगे। तो लेफ्ट साइड में कॉमन कोज क्या है? हाइपरटेंशन है। और वहाँ पे हार्ट फेल के सेल्स दिखेंगे लंग्स के अंदर। मैक्रोफेज ने हीमोसाइटिन को इनगल्फ कर रखा होगा, इसके लिए स्टेन आता है, पोजिशन है, पल्स स्टेन आता है। और राइट साइड यह है वीनस कंजेशन और वीनस पुलिंग इन लिवर एंड स्प्लीन। लिवर में नटमैग लिवर दिखेगा, और स्प्लीन में गामा गैंडी बॉडीज दिखेंगी। और गामा गैंडी बॉडीज हमने अभी जस्ट देखा, हीमोसाइटिन हाई, कैल्शियम और फाइब्रोसिस। नटमैग लिवर में भी हमें देखने को मिलता है। मतलब जो इसमें जोन्स होती हैं, जैसे पेरी पोर्टल जोन्स और पेरी सेंट्रल जोन्स। ठीक है, पेरी सेंट्रल जोन्स कंजेस्टेड रेड दिखेंगी, और पेरी पोर्टल जोन नॉर्मल टैन होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर टू द टॉपिक ऑफ मेन टॉपिक, इस्केमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट साइड का हमने देख लिया है। बस इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड वाला हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। क्या हो रहा है उसमें? लंग्स में हार्ट के डेड सेल्स दिख रहे हैं, मैक्रोफेज हीमोसाइटिन को इंगल्फ करते हुए दिख रहे हैं। बस इतना ही दिखता है उसके अंदर। और राइट वाले में क्या दिखता है? राइट वाले में लिवर और स्प्लीन, नेटमैग सेल्स और गामा गैंडी बॉडीज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्कीमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, उसमें सबसे पहले एंजीना पड़ता है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना भी जो है तीन टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट, सॉरी, एक होता है हमारे पास स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, और एक हमारे पास होता है प्रिंस मेंटल एंजाइना। प्रिंस मेंटल एंजाइना, स्टेबल अनस्टेबल जो वर्ड्स बोले गए हैं वो प्लेग के बेसिस पे बोले गए हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेग के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टेबल प्लेग अगर बन रहा है, स्टेबल अगर प्लेग बन रहा है तो वो स्टेबल एंजाइना, और अनस्टेबल प्लेग बन रहा है तो वो अनस्टेबल एंजाइना। यहाँ पे पेन होता है, पेन फॉलोइंग एक्सर्शन। तो एक काम करा, उसके बाद पेन।
अनस्टेबल वाले में पेन following a lesser degree of exertion या फिर at rest। ठीक है, पेन होगा लेकिन कम काम करने पर भी पेन होगा। ठीक है, उसमें ज्यादा थकावट हो रही है उसके वजह से पेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम काम या रेस्ट पे भी है तो भी पेन हो रहा है। और ये ड्यू टू अक्यूट, अक्यूट कुछ वो नहीं है कॉन्सेप्ट, दिस इज अ निमोनिक टू लर्न ACUT। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म में हमें अनस्टेबल एंजाइना दिखेगा, कैल्सिफिकेशन में हमें अनस्टेबल एंजाइना दिखेगा, अल्सरेशन में हमें अनस्टेबल एंजाइना दिखेगा, थ्रोम्बोसिस में हमें अनस्टेबल एंजाइना दिखेगा, और एम्बोलिज्म में हमें अनस्टेबल एंजाइना दिखेगा। उसके बाद प्रिजमेंटल एंजाइना की अगर हम बात करें, प्रिजमेंटल एंजाइना ड्यू टू वैसोस्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, बेसिकली कोरोना आर्टरी के अंदर स्पैज्म हो गया। ठीक है, तो उस वजह से हमें प्रिजमेंटल एंजाइना देखने को मिलता है। तो जो इसमें पहला स्टेबल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना इज बिकॉज ऑफ द पेन फॉलोइंग एक्सर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट के बाद पेन होता है। अनस्टेबल में आप रेस्ट करेंगे तो भी आपको पेन हो सकता है। और यहाँ पे एक्यूट निमोनिक है जैसे न्यूरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म। और प्रिंस मेंटल में वैसोस्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। दिस इज अ एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू द वैसोडायलेटर, जिसे हम वैसोप्लास्टिक एंजाइना भी कहते हैं, प्रिंस मेंटल वाले को। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट IST, ischemic heart disease। सेकंड इज MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखे जाते हैं। क्लिनिकली हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें फीचर्स में। तो दीज आर, फर्स्ट इज लेफ्ट साइड chest pain, we have this pain is radiating to jaws, left shoulder, and left arm. Then we can see epigastric pain or back pain। Epigastric is like पेट वाले एरिया में पेन हो रहा है, बैक पेन भी देखने को मिल सकता है। एंड वी हैव डायाफोरेसिस, डायाफोरेसिस का मतलब बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। एंड द लास्ट इज nausea and vomiting भी देखने को मिल रही है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ व्हाट एम आई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन जो कि रेडिएट होता है टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द रेडिएशन टू द जॉ, जब देना चाह रहा है, या फिर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म। एपिगैस्ट्रिक या बैक पेन देखने को मिल सकता है, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेट देखने को मिल सकता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। हमारे के क्लिनिकल फीचर्स होंगे। इसमें रिकमेंड किया जाता है ECG। जब ECG हो जाता है तो अगर ST सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड आता है तो उसको हम कहते हैं स्टैम 1। ठीक है, और एक होता है ST सेगमेंट डिप्रेस्ड, दिस इज नॉन स्टैम 1। ठीक है, इसमें एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम साइज, सब एंडोकार्डियल डैमेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसम्यूरल, ट्रांसम्यूरल। ठीक है, वहाँ पे सब एंडोकार्डियम, तो ST सेगमेंट डिप्रेस और एलिवेट हो सकता है। ठीक है, अब कार्डियक एंजाइम्स देख लेते हैं। कार्डियक एंजाइम्स, तो जब भी हम कार्डियक एंजाइम्स की मतलब रिपोर्ट देखते हैं तो जो मायोग्लोबिन होता है
उसको देखते हैं। ट्रोपोनिन को देखते हैं। उसके बाद सी के एम बी को देखते हैं। ए एस टी एस जी ओ टी को देखते हैं। एल डी एच वन को देखते हैं। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर माइग्लोबिन को देखेंगे तो वो 2 घंटे में स्टार्ट हुआ, फिर पीक, इसमें ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये पीक है और ये है स्टार्ट मायोग्लोबिन का लेवल, और ये फॉल। और ये फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, फॉल हो जाएगा। मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा और घट गया एक ही दिन के अंदर। ट्रोपोनिन का लेवल 2 से 4 घंटे, यहाँ पे सी के एम बी का लेवल 2 से 4 घंटे में बढ़ना स्टार्ट होता है। पीक अटेन करता है लगभग 48 आवर्स में। ये पीक अटेन करता है 24 आवर्स में, और फॉल होना स्टार्ट हो जाता है 7 to 10 डेज। और ये 48 to 72 आवर्स। ठीक है, तो 2 से 3 दिन ये लगाता है। फिर एस जी ओ टी और फिर ए एस टी का लेवल जो है वो आधा दिन लगाता है लगभग। स्टार्ट होता है इसका बनना 48 आवर्स, मतलब 2 दिन तक लग चलता ही। और 4 to 5 डेज में इसका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका डबल कर दिए तो एल डी एच वन मिल जाएगा, विच इज 1 डे। 4 to 5 डेज एंड आफ्टर 10 डेज। ठीक है, इसका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका निमोनिक है माई टाइम, माई टाइम, टाइम इज, okay, my time to my time to class, my time to class, मेरा टाइम हो गया क्लास के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, माई टाइम टू क्लास, टाइम टू क्लास सीक्वेंस, माई टाइम टू क्लास। ठीक है, तो ये निमोनिक है। तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि जो मायोग्लोबिन है वो सबसे पहले राइज करता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले फॉल भी करता है। अर्ली राइज अर्ली फॉल। तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है जिससे हमें मतलब इसका सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं है। जो ट्रोपोनिन है इसमें, ट्रोपोनिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम सी के बारे में देखें तो सी के की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, ये जो थर्ड वाला सी के है इसकी 3 फॉर्म्स होती है। तो वी हैव सी के में सी के बीवी, सी के एन बी, और सी के एन एल। तो जो सी के बीवी है वहाँ पे ब्रेन और न्यूरॉन्स में हमें देखने को मिले उसके लेवल्स। और एन बी वाला, और जो स्केलेट, ये है ये स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में देखने को मिले। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज एन बी, विच इज इसमें। अब अगर हम इसको देखते हैं तो जो इन्फाक्शन दिखेगा हमें, री इन्फाक्शन जो दिखेगा, मतलब ये है इसका कि जैसे आपका इसमें सी के एम बी है। ठीक है, ये जो सी के एम बी है तो इसका लेवल 2 से 4 घंटे में क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। पीक ले लेगा अपना एक दिन के एंड पे, और फिर 2 से लगभग ये 3 दिन इसका लेवल फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। आप हो सकता है कि उस 2-3 दिन के अंदर रिपीटेड हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके बीच में तो कोई हार्ट अटैक नहीं आया?
क्योंकि हम हमारी तो हमने लिया, टेस्ट लिया और उसमें सी कैम बी का लेवल मिल रहा है देखने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा ये अभी आया है या फिर उसी टाइम का चल रहा है, इसके बीच में कोई और हार्ट अटैक नहीं आया? तो वो ऐसे पता चलेगा कि अगर हम ट्रोपोनिन का लेवल देखते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रोपोनिन का लेवल देखते हैं और ट्रोपोनिन का जो सीरियल मॉनिटरिंग, मतलब हमें बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और अगर लेवल्स 20% फ्रॉम द बेस लाइन उससे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, भी टेस्ट करा, उसके बाद टेस्ट करा, अगर दूसरे वाली टेस्ट में बेस लेवल हमने सेट कर रखा है उससे 20% से भी ज़्यादा आ रही है, मतलब अभी एक हार्ट अटैक हो चुका है उसी ड्यूरेशन के अंदर, तो वहां से हमें इसका पता चल जाता है। तो ट्रोपोनिन इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्कर है ये री इन्फॉक्शन का, सी कैन बी वाला, ठीक है। ट्रोपोनिन का लेवल जो हम मैच कर रहे हैं, दिस इज मार्कर ऑफ री इन्फेक्शन, मार्कर ऑफ री इन्फॉक्शन। मतलब अगर रिपीटेड हार्ट अटैक हो रहा है तो ट्रोपोनिन का लेवल हम पता करके देख सकते हैं। उसके बाद वी हैव एल डी एच रेशियो, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है एल डी एच, दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है एल डी एच के लेवल्स में। तो जो एल डी एच है हमारे पास, उसमें नॉर्मल अगर मैं देखता हूँ, नॉर्मल ब्लड देखता हूँ मैं, तो नॉर्मल ब्लड के अंदर नॉर्मल इंडिविजुअल के ब्लड में अगर हम देखें तो मेरे को एल डी एच टू ज़्यादा मिलेगा एल डी एच वन से। अगर मैं नॉर्मल इंडिविजुअल के हार्ट को देखूं तो एल डी एच वन ज़्यादा मिलेगा एल डी एच टू से। लेकिन एम आई के पेशेंट में क्या हो, हार्ट खराब है, ठीक है, हार्ट खराब है, तो एल डी एच वन हार्ट के अंदर ज़्यादा मिल रहा है, वीक होने स्टार्ट हो जाएगा और बाहर ब्लड में आ जाएगा। तो इस वजह से एल डी एच वन ज़्यादा हो जाएगा टू से। क्यों? लीक होना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो हार्ट के अंदर से एल डी एच वन। इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ब्लड के अंदर एल डी एच वन का लेवल बढ़ा हो तो इसको एनीमिक है, ठीक है। उसमें हम ट्रोपोनिन का लेवल भी सीरियल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ट्रोपोनिन के लेवल वो बेस लाइन से बना हुआ अगर है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी इसको हार्ट अटैक आया या नहीं। मतलब एक बार तो जब वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आया तो तब हार्ट अटैक आया, वहां से लेके ड्यूरिंग द टेस्टिंग और कोई तो हार्ट अटैक नहीं है उसको, वहां से हमें पता चल गया ट्रोपोनिन के लेवल के बाद अपडेट्स देखते हैं इसमें। एक छोटी सी बात यहाँ पे होता है कि कुछ मायोग्लोबिन से पहले भी हमें मार्कर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मायोग्लोबिन, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ देखने को चीजें मिलती हैं, जैसे कि वी हैव इस्कीमिक इस्कीमिक मॉडिफाइड एल्बुमिन एंड एच एफ ए बी पी, मतलब हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। ये चीजें माइग्लोबिन से भी पहले देखने को मिल सकती है, अर्लियर मार्क कर रहे हैं माइग्लोबिन से, ये लेटेस्ट अपडेट है, क्या। तो हमने मेन देख लिया कि हमें क्या देखने को मिल रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, रेडिएटिंग विथड्रॉल, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, एपिगैस्ट्रिक पेन, बैक पेन, डायग्नोसिस, मोशन, वॉमिट। डायग्नोसिस मतलब एक्सेसिव फैट। एसटी सेगमेंट एलिवेट हो सकता है, नॉन मतलब एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो सकता है। हाँ डिप्रेस है तो सब एंडोकार्डियल डैमेज हो, और अदरवाइज एलिवेटेड है तो ट्रांसमिट है। मायोग्लोबिन के लेवल ट्रोपोनिन, सी के एम बी, सी के बी बी, एंड वी हैव सी के एम एम एस, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। तो अगर कार्डियक हमें देखना है तो सी के एम बी देखेंगे। सी के एम बी में हम क्या देख रहे हैं, सी के एम बी में यहाँ पे मेस्टल लेवल्स बेसिकली चेक करने हैं सी के एम बी में। उसके अलावा हम देखते हैं तो प्रोपोनिन का लेवल है और एल डी एच का हम देखेंगे। अगर हार्ट डिसीज है तो वहाँ से हमें पता चलता है।
ठीक है, उसके बाद ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखते हैं इसमें। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में हमें क्या देखने को मिलता है? ऑटोप्सी फाइंडिंग्स। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में, वो देख लेते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग में यहाँ पे हम लिखते हैं टाइमिंग्स, यहाँ हम लिखते हैं ग्रॉस, यहाँ हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक, सो वी हैव लाइक 0 to 30 मिनट। तो ये कौन सा टाइम है 0 to 30 मिनट का? ये वो टाइम है जब से हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ। ठीक है, मान लीजिए 1 AM पे हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ और 1:30 AM पे डेथ हो गई। तो 30 मिनट में जो खून रुका रहा, खून का फ्लो जो रुका रहा, उसको हम कहते हैं, आ, उसको यहाँ पे नोट किया जा रहा है कि वो 30। ठीक है, तो पहले 30 मिनट में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है हार्ट के अंदर। क्या होती है? रिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब ये रिवर्सिबल। इसके बाद इरिवर्सिबल होगी सेल इंजरी। तो ग्रॉस लेवल पर कुछ नहीं देखेगा, पार्टनर में कुछ नहीं देखेगा, अगर देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं देखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको रिलैक्सेशन ऑफ मायोफाइब्रिल्स दिख जाएगा। मायोफाइब्रिल का रिलैक्सेशन दिखेगा। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग दिखेगी। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा पहले 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हमें बेसिकली हार्ट में कुछ नहीं मिलने वाला ग्रॉस लेवल पर, और लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर 30 से 30 मिनट से 4 घंटे, मतलब 4 घंटे तक ग्रॉस कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें वी 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 वो मतलब वैक्यूल्स दिखेंगे, वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूलाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, और डब्ल्यू इज वेवीनेस ऑफ कार्डियक फाइबर, कार्डियक फाइबर। ठीक, वेवीनेस मतलब कार्डियक फाइबर ऐसे मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे हो जाएंगे कार्डियक फाइबर। ठीक है, वेव्स, वैक्यूलाइज वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है यहाँ पे अमोर्फस डेंसिटी देखी जा सकती है, अमोर्फस डेंसिटी। ठीक है, कैल्शियम दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, कैल्शियम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो 4 घंटे तक की कहानी है। अब 4 घंटे से आगे बढ़ते हैं। तो 4 घंटे से 12 घंटे तक क्या दिखेगा? ओकेशनल डार्क मॉडलिंग ग्रॉस लेवल पे क्या दिख रहा है? ओकेजनल डार्क मॉडलिंग। ठीक, तो मोटलिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा हार्ट का। और यहाँ पर हार्ट में क्या होता है? नेक्रोसिस, सॉलिड ऑर्गन्स में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर 4 घंटे पूरे हो चुके हैं तो नेक्रोसिस कोएगुलेटिव हो गई है, मोटलिंग मतलब हार्ट में ग्रॉस लेवल पे चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गए। 12 घंटे से अब 24 घंटे के बीच में हमें क्या दिख रहा होगा? डार्क मोटलिंग, वो मोटलिंग और ज्यादा डार्क हो गई। ठीक है, यहाँ पे नेक्रोसिस बढ़ गया है। अब नेक्रोसिस में हमने पढ़ा था कि नेक्रोसिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंफ्लेमेशन, मतलब न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ गए, न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ गए। और भी है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। ठीक है, तो पीले, यहाँ पिंकिश कलर के हमें क्या दिखेंगे? बैंड्स दिखेंगे। उसके बाद लेट्स सी कि 24 घंटे के बाद क्या चेंजेस आएंगे, 1 से 3 दिन में क्या चेंजेस आएंगे? ग्रोस लेवल पे मोटलिंग विद येलो सेंटर, लेट मी ड्रॉ दिस, सो वी हैव दिस येलो सेंटर। और यहाँ पे उसके बाहर जो है हम देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है इस तरीके से, मोटलिंग विद येलो सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस लेवल पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप में न्यूट्रोफिल्स देखेंगे जाते हैं। तो ये दिस शो एक्यूट इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और फिर 3 से 7 दिन तक क्या होगा, जब चौथे पांचवें छठे और सातवें, ये, और जो है हाइपरेमिक बॉर्डर विद्यालय सेंटर, ठीक है, ये बहुत पतली सी लेयर बन जाएगी मॉडलिंग की। और यहाँ पे मैक्रोफेजेस देखेंगे यहाँ पे, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। और 7 to 10 डेज में क्या होगा, सिर्फ ये येलो येलो वाला पोर्शन बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन टिश्यू रिपेयर पे स्टार्ट हो जाएगा। और 10 से 14 दिन हमें क्या देखने को मिलेगा, अर्ली कोलेजन। ग्रैन्युलेशन तो है प्लस अर्ली कोलेजन, ठीक है। उसके बाद 2 वीक से 2 मंथ पे हमें कोलेजन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मोर देन 2 मंथ यहाँ पे हमें स्कार दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपसी फाइंडिंग्स हैं, कैसे हैं, पहले 30 मिनट में रिवर्सिबल सेल इंजरी रहती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ मायोफाइब्रिल का रिलैक्सेशन और माइटोकॉन्ड्रियल वाले तरह देखेगा। 30 मिनट से 4 घंटे वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे समय, ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और वेवलेंथ ऑफ कार्डियक, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम दिखेगा इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 4 से 12 घंटे मोटलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉस लेवल पे हम देख सकते हैं उसको, और मतलब हार्ट को लेके देख सकते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कोरिलेटिव नेक्रोसिस दिखेगा। अभी 12 से जब 24 घंटे पे पहुंचेंगे तो मोटलिंग डार्क हो जाएगी, नेक्रोसिस न्यूट्रोफिल्स और कॉन्ट्रैक्शन में नेक्रोसिस दिखेगा हमको। उसके बाद 1 से 3 दिन मोटलिंग विद येलो सेंटर, फिर 3 से 7 हाइपोथैलेमिक नोडल विद येलो सेंटर, और 7 to 10 डेज मैक्सिमम येलो, ठीक है। उसके बाद 10 to 40 ग्रेन्युलेशन अर्ली कोलेजन, 2 वीक टू 2 मंथ कोलेजन बढ़ जाएगा, 3 मंथ से ज़्यादा मैंने स्कार बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग कैसे की जा रही है, तो जो मसल होती है वो रेड कलर की स्टेन होती है, विथ विच स्टेन, मैसन ट्राइकोम। ट्राइकोम मतलब 3 स्टेन, ठीक है। और कोलेजन जो है वो ब्लू कलर का होगा। और जो कोलेजन फॉर्मेशन जो है वो हमने अभी देखा, 10th डे स्टार्ट होती है, 2 वीक तक चलती है, ठीक है। और फिर और बढ़ जाती है ना 2 मंथ तक, और 2 मंथ से बाद स्कार फॉर्मेशन। इसके बाद एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है, इंफाक्शन एक्यूट एमआई जो है, इसके लिए स्टेन होता है। एक्यूट एमआई के लिए टीपीटीसी। टीपीटीसी का मतलब क्या है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो हमें पता है कि एमआई में क्या हो रहा है, हार्ट से एलडीएच वन निकलना स्टार्ट हो गई। तो एलडी अगर हम हार्ट को पकड़ेंगे और उसके ऊपर ब्रश से एल हमने टीपी टीसी ले रखा, उसको करेंगे ब्रश से साफ, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जहाँ टीपीटीसी की वजह से क्या होगा, एलडीएच वन हमें वहाँ पे एरिया जहाँ पे एलडीएच वन नहीं निकला है वो रेडिश एकदम चमक जाएगा। लेकिन जहाँ पे एलडीएच वन बाहर निकल चुका है हार्ट से, वहाँ पे वो फेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 घंटे के अंदर अंदर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन 4 आवर्स, नो विजिबल चेंजेस, ठीक है, ओनली माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। और नॉर्मल हार्ट जो है ब्लैक ब्रिक रेड का दिखेगा, और एमआई वाला पेल दिखेगा। और अगर बिल्कुल ही वाइटिश अपीयरेंस हो रही है तो वो कोई पिछला एमआई है, पहले का केस है, मतलब एमआई का रह चुका है इस पेशेंट का पर्सन के साथ। अब हम एक छोटी सी चीज समझेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीपरफ्यूजन इंजरी क्या होती है। तो रीपरफ्यूजन इंजरी क्या होती है, कि जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें एमआई हो गया, तो क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे क्लॉट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम भी है जो नहीं जा पा रहा आगे, फ्री रेडिकल्स ये सब बढ़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ,
अभी हमने ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जिसमें थ्रोम्बस बना हुआ है या फिर कुछ बना हुआ है, क्लॉट। तो अब इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, अभी टूट गई। अब ये सब यहाँ है। तो कैल्शियम क्या क्या है, एकदम से इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम या फ्री रेडिकल का हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। सो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करेगा हार्ट के, ठीक है। नेक्रोसिस बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज रिपरफ्यूजन इंजरी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है भाई की, वो देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, इसके लिए निमोनिक है, एक्ट रैपिड। तो ए से क्या होगा, एरिथमिया, ठीक है। सी से हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन। उसके बाद वी हैव थ्रोम्बस, देन वी हैव रप्चर, देन वी हैव एन्यूरिज्म, देन वी हैव पैपिलरी मसल डिस्फंक्शन, ठीक है। देन वी हैव infarct extension, and the last T stands for Dressler syndrome. ठीक है। So this is all about it.